मुझे सी फूड बहुत पसंद था, इसलिए गोल्डन रिंग की बड़ी राजकुमारी ने सिर्फ मेरे लिए पूरा का पूरा समंदर खरीद लिया था। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में मैं उससे भागना चाहता था। जब उसकी बीमारी फिर से उभरी तो मैंने उसके लिए दवा मिलाकर दलिया ले जाकर पिला दिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लिया और ठीक उसी पल मेरा दोबारा जन्म हो गया। जैसे ही मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आई, उस औरत की याद भी ताजा हो गई जिसने मुझे मौत के घाट उतार दिया था। मैं इतनी जल्दी में था कि जूते पहनने तक का समय नहीं मिला। मैं भागते हुए सीधे उसके कमरे में घुस गया। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े मेरे पैरों में धंस गए, खून बह रहा था, लेकिन मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका। तभी कमरे के एक कोने से उसकी दबी हुई दर्द भरी गुर्राहट सुनाई दी। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, एक काली परछाई मुझ पर झपट पड़ी। उसने मेरा गला कसकर पकड़ लिया और मुझे जोर से दीवार पर दे मारा। मेरा दम घुटने लगा, लेकिन जब मेरी नजर उसकी खून जैसी लाल आंखों से मिली तो मुझे जरा भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता था उसकी बीमारी फिर से शुरू हो चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और कांपती आवाज में कहा, योचू, मैं मुगे हूँ, जल्दी होश में आओ। मेरा नाम सुनते ही उसकी आंखों में भरी पागलपन की आग थोड़ी शांत हुई और उसके हाथ की पकड़ भी ढीली पड़ गई। मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन जैसे ही उसे मेरे शरीर की जानी पहचानी खुशबू आई, वो फिर से अपना आपा खो बैठी। अगले ही पल मेरी गर्दन में भयानक दर्द उठा। उसने जोर से मुझे काट लिया और लालच से मेरा खून पीने लगी। हाँ, उसकी इस अजीब बीमारी का एक ही इलाज था, जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसका खून। ये राज मुझे उसकी फैमिली के पुराने रिकॉर्ड से पता चला था, लेकिन इतने सालों में उसने कभी मुझे जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई थी। जब उसकी सांसें आखिरकार सामान्य हुई तो वो मुझे बाहों में लेकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं भी उसके सीने से लगकर चैन की नींद सो गया। अगली सुबह तड़के योचू मेरी हल्की सी हरकत से जागी। उसने जैसे ही मेरे चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर मेरी गर्दन पर पड़े गहरे दांतों के निशानों पर पड़ी। वो घबरा गई और तुरंत मुझे गोद में उठा लिया, लेकिन तभी उसे मेरी पीठ में कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने मुझे बिस्तर पर लेटाया तो मेरी पीठ पर धसे कांच के टुकड़े देखकर वो पूरी तरह टूट गई। वो जोर से चिल्लाई, लिंग्याओ, बाहर मौजूद सारे डॉक्टर और बॉडीगार्ड को अभी अंदर भेजो। असिस्टेंट लिंग्याओ अंदर आई। मेरी हालत देखकर उसके भी होश उड़ गए। डॉक्टर बाइशन ने बहुत सावधानी से मेरी पीठ में धंसे कांच के टुकड़े निकालने शुरू किए। दर्द इतना जबरदस्त था कि मेरी तुरंत आंख खुल गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने अनजाने में योचू की बाह कसकर पकड़ ली। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। फिर भी उसने मुझे डांटते हुए कहा, बेवकूफ मुगे, तुम अंदर आए क्यों थे? थोड़ा तो सह लो। मैं तुरंत मुंह फुलाकर बोला, इतनी चोट लगी है, फिर भी तुम मुझे डांट रही हो। योचू, तुम बहुत बुरी हो। मेरी बात सुनते ही वो घबरा गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने ही गाल पर मारना शुरू कर दिया। मत रो, सारी गलती मेरी है, मुझे मार लो, प्लीज मुझे मारो। मैंने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। पगली, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तभी उसकी नजर मेरे पैरों पर गई। उसने मेरा टखना पकड़ लिया, जहाँ भी गहरे जख्म और खून के निशान थे। वो फिर से गुस्से और दर्द से चिल्लाई, मुगे, क्या तुम अपना ख्याल ऐसे रखते हो? मैंने उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों देखे तो मैं जानबूझकर नखरे करने लगा। योचू, बस प्यार से एक बार फूंक मार दो, फिर दर्द नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो चुप रह गई। मैंने मौका देखकर उसके गाल पर हल्का सा किस कर लिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे घूरते हुए बोली, मुगे, अपनी ये चालें बंद करो। अगर तुम लियू रुयान से मिलने की सोच रहे हो तो भूल जाओ। मुझे पता था कि सिर्फ एक किस से बात नहीं बनेगी। मैंने धीरे से कहा, मैं सच कह रहा हूँ, अब कभी भागूंगा नहीं, इस बार मुझ पर भरोसा कर लो, प्लीज। मेरी बात सुनकर उसका दिल पिघल गया और उसने धीमे से हूँ कहकर हामी भर दी। जब मेरे सारे जख्मों पर पट्टी बांध दी गई तो वो मेरी गर्दन पर पड़े दांतों के निशानों को प्यार से सहलाने लगी। बेवकूफ, अगली बार अगर मुझे फिर ऐसा दौरा पड़े तो मुझसे दूर रहना। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, योचू तो मेरी जान है, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरी जान सुनते ही उसके कान शर्म से लाल हो गए। मैं फिर से उसे किस करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से मुझे कंबल उड़ा दिया और ठंडे स्वर में कहा, अंदर आओ। अंदर शुयान नाम की एक औरत आई। आते ही उसने मुझे घूरा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं था। मैंने सीधे पूछा, यहाँ आई हो मेरी जान लेने? मेरी बात खत्म होते ही योचू की ठंडी जानलेवा नजरें उस पर टिक गईं और वो डर के मारे पीछे हट गईं। फिर डॉक्टर बाइशिन ने योचू की नब्ज देखी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सेकंड, मिस की सांसें असामान्य हैं। लगता है इन्होंने गलती से कोई दवा खा ली है। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वो दवा मैंने ही उसे दी थी। पछतावे ने मुझे पूरी तरह घेर लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। योचू, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे रोता देखकर वो फिर से घबरा गई और उसने जल्दी जल्दी मेरे आंसू पोंछे। डॉक्टर और बाकी लोग चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे तो मेरा हौसला भी बढ़ गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, योचू, एक किस कर दो ना, किस करोगी तो दर्द कम हो जाएगा। वो बिना झिझक मेरे पास झुक गई और मेरे होंठों पर हल्का सा किस किया, लेकिन मैं इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और खुद उसे किस कर लिया। वो बड़ी बड़ी आंखें खोलकर मुझे देखने लगी। मैंने हंसते हुए उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। किस करते वक्त आंखें बंद रखते हैं। उसने मेरी बात मानकर आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल उसका किस पहले से कहीं ज्यादा जोशीला हो गया और जाते जाते उसने मेरे होंठ पर हल्के से काट भी लिया। दर्द से मेरी भौहें सिकुड़ गईं। अरे मत काटो। वो घबराकर तुरंत मुझसे दूर हो गई और मेरे होंठ ध्यान से देखने लगी कि कहीं चोट तो नहीं लगी। उसका चेहरा शर्म से कानों तक लाल हो गया। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। योचू, तुम 25 साल की हो गई हो, कहीं ये तुम्हारा पहला किस तो नहीं था? मेरी बात खत्म होते ही उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसके अंदर जलन उमड़ पड़ी। उसे लगा कि मैं इतना एक्सपर्ट हूँ क्योंकि पहले लियू रुआन को किस कर चुका हूँ। अगले ही पल उसने मेरी कमर कसकर पकड़ ली और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। फिर उसने बड़े हक से मेरे होंठों पर किस कर दिया। वो मुझे कसकर पकड़े रही और मेरे कान के पास धीमे से बोली, मुगे, तुम सिर्फ मेरे हो, इस पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे ही रहोगे। मैं समझ गया कि ये पगली जल रही है। मैंने तुरंत जवाब दिया, मुगे तो सिर्फ योचू का है, हमेशा से और हमेशा रहेगा। मेरी बात सुनते ही उसका सारा गुस्सा पल भर में प्यार में बदल गया। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा कि
दरवाजे पर कई लोग खड़े थे। लियू आंटी और घर के नौकर हमें घूर रहे थे। मैं शर्म से पानी पानी हो गया और तुरंत उसके सीने में छिप गया। हल्के हल्के मुक्के मारते हुए बोला, सब तुम्हारी गलती है, कितनी शर्मिंदगी हो गई। वो बस हंसने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और प्यार से बोली, हाँ मेरी ही गलती है। थोड़ी देर बाद लियू आंटी ढेर सारे खाने के साथ वापस आई। टेबल पे मेरी पसंद की सारी सी फूड डिशेस थी। उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर से उतरने लगा, मेरे पैरों का दर्द फिर से याद दिलाने लगा कि मैं घायल हूँ। मैंने तुरंत उसकी तरफ दोनों हाथ फैला दिए और मासूमियत से बोला, योचू गोद में उठा लो ना, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। वो मेरी इस अदा के सामने कभी टिक नहीं पाती थी। उसने तुरंत मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। लेकिन मैं कुर्सी पर बैठने को तैयार ही नहीं हुआ। मुझे तुम्हारी गोद में बैठकर खाना है, मैं ऐसे ही खाऊंगा। वो मुझे गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन मैंने 2 ही कौर खाए थे कि वो फिर से शक करने लगी। मुगे अब कौन सी चाल चल रहे हो? फिर से लियू रुयान से मिलने जाना है क्या? मैंने एक बड़ा सा झींगा उठाया और सीधे उसके मुंह में रख दिया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, उसका नाम दोबारा मत लेना। लेकिन वो फिर भी मुंह नहीं खोल रही थी। तभी मुझे एक आइडिया आया। छुक छुक रेल आ रही है। और सच में उसने आज्ञाकारी बच्चे की तरह मुंह खोल दिया। लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों में डर और हीन भावना साफ दिख रही थी। मुगे मुझे फिर से झूठ मत बोलो, मेरा दिल कसकर सिकुड़ गया। मैंने तुरंत उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। योचू मैं कसम खाता हूँ, अब कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। उस रात मैं जिद करके उसी के बिस्तर पर रुक गया। उसे कई दिनों से भयंकर अनिद्रा थी। पूरा 1 हफ्ता वो ठीक से सोई तक नहीं थी। आखिरकार वो मेरी जिद के आगे हार गई और मेरे पास आकर लेट गई। हालांकि उसने जानबूझकर थोड़ी दूरी बना रखी थी, लेकिन मैं खुद उसके पास खिसक गया और उसकी बाह पकड़कर उससे लिपट गया। योचू मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है। जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ी, मैं तुरंत उसके सीने से लग गया और उसे कसकर पकड़ लिया। जब उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गईं, तभी मैंने आंखें खोली। मैं चुपचाप उसके चेहरे को निहारता रहा और धीरे से फुसफुसाया, योचू इस जन्म में मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब मेरी नींद खुली तो दोपहर हो चुकी थी। मोबाइल की वाइब्रेशन से मेरी आंख खुली। मैं धीरे से उसकी बाहों से निकल गया और अपना छिपा कर रखा फोन निकाल लिया। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को कॉल किया और उससे कहा कि वो पता लगाए कि आज रात लियू रुआन क्लब के बेसमेंट में क्या गंदा खेल खेलने वाली है। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर से उतरने लगा, किसी ने मुझे जोर से वापस खींच लिया। योचू कब जाग गई थी मुझे पता ही नहीं चला। उसकी आंखें लाल थीं और मेरी कलाई पकड़ते हुए उसके हाथ तक कांप रहे थे। उसे सब कुछ सुनाई दे चुका था। वो ठंडी हंसी हंसी, तो तुम फिर भी उसके पास जाना चाहते हो, है ना? मैं समझ गया कि उसे गलतफहमी हो गई है। मैंने तुरंत समझाना शुरू किया, हाँ मैं लियू रुयान से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे जोर से बिस्तर पे पटक दिया। मेरी पीठ के जख्म फिर से खुल गए और दर्द से मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई। मुझे पता था कि इस वक्त कोई भी सफाई बेकार है, इसलिए मैंने सीधे उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे कसकर किस कर लिया। उसकी नजरें अब भी ठंडी थीं। क्या तुम्हें लगता है कि एक किस करके तुम्हें उसके पास जाने का हक मिल जाएगा? मैंने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस इस आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लो। मैं उसके पास उसे बेनकाब करने जा रहा हूँ, ताकि हमारी शादी में आने वाली हर रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से सिर्फ एक शब्द बोली, ठीक है। तभी मेरी नजर बिस्तर पर फैले खून पर पड़ी तो मेरा दिल पिघल गया। योचू मेरी पीठ का जख्म फिर से खुल गया है। मेरे कपड़ों पर लगा खून देखकर मरहम पकड़ते हुए उसके हाथ कांपने लगे। दवा लगाने के बाद कपड़े बदलकर मैं तुरंत नीचे आ गया। शू यान ने मुझे रोकना चाहा। मेरी योचू ने इजाजत दे दी है, अब रास्ते से हटो। ऊपर खड़ी योचू को सिर हिलाकर इजाजत देते देख शू यान मजबूर होकर हट गई। मैं दरवाजे तक पहुंचा, फिर अचानक मुड़कर ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, योचू अच्छे से मेरा इंतजार करना। उसके ठंडे चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। कुछ ही देर में मैं क्लब पहुंच गया। मैंने एक वेट्रेस को बेहोश किया और उसके कपड़े पहन लिए। फलों की ट्रे हाथ में लेकर मैं चुपचाप लियू रुयान के प्राइवेट रूम में घुस गया और मेरी जेब में एक छोटा सा स्पाई कैमरा भी छिपा हुआ था। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने लियू रुयान की गैर कानूनी सामान की पूरी डील अपने स्पाई कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। मैंने फलों की ट्रे नीचे रखी और चुपचाप वहां से निकलने ही वाला था कि पीछे से लियू रुयान ने अचानक मुझे आवाज दे दी, एक बोतल और लेकर आओ। जी मैडम अभी लाया। मैंने तुरंत अपने हाथ की ट्रे दूसरे वेटर को पकड़ा दी और जल्दी से वहां से निकल भागा। मैंने अपने असली कपड़े पहन लिए, फिर ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और आराम से क्लब से बाहर निकल आया। मैंने अपने जोर जोर से धड़कते दिल पर हाथ रखा। उफ आज तो बाल बाल बच गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि लियू रुयान के सारे सबूत अब मेरे हाथ में थे। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत पुराने नंबर योचू को खोला। पहले उसने जबरदस्ती मुझसे दोस्ती करवाई थी, लेकिन हमने कभी ढंग से बात ही नहीं की थी। उधर योचू का फोन लगातार बज रहा था। उसने थोड़ा झुंझलाकर फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर मेरे भेजे हुए ढेर सारे मैसेज देखकर उसकी उंगलियां जवाब टाइप करने लगीं। फिर उसने उसे मिटा दिया। पास खड़ी शूयान चोरी चोरी स्क्रीन देखने लगी। उसकी आंखें तो बाहर निकलने वाली थीं। मैडम ये तो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, योचू ने ठंडी आवाज में कहा। अगर और देखा तो तुम्हारी आंखें निकलवा दूंगी। शूयान डर के मारे तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी और फिर एक शब्द भी नहीं बोली। आखिर में योचू ने सिर्फ 4 शब्द टाइप किए, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। मैंने उसका जवाब देखा तो बस इतने से मैसेज पे मेरा नखरा शुरू हो गया। जान क्या आप मुझे पा लिया, इसलिए मेरी कदर नहीं रही? अपने बेबी से इतना रूखा रूखा बात कर रही हो? क्या तुम्हारे शब्द सोने के बने हैं? इतना छोटा सा रिप्लाई। उधर योचू फिर से सोच में पड़ गई। उसे लगा ये आदमी इतना नखरेबाज कैसे हो सकता है। फिर उसने टाइप किया, अच्छे बच्चे बनो, ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ। ये पढ़ते ही मेरे चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ गई। अब मुझे जल्दी से घर पहुंचना था और सीधा अपनी योचू की बाहों में जाना था। उधर योचू के होंठों पर भी अनजाने में मुस्कान आ गई। उसे लगा कि मैं सिर्फ उसे तसल्ली देने के लिए ये सब मैसेज भेज रहा हूँ। लेकिन शूयान पास खड़ी सिर हिलाती रही। लगता है मैडम अब पूरी तरह प्यार में पड़ चुकी हैं। मैडम दक्षिण पूर्व एशिया वाले लोग लगातार बॉर्डर पर उकसा रहे हैं और हाल ही में स्मगलिंग भी बहुत बढ़ गई है। दक्षिण पूर्व
पूर्व एशिया हमेशा से उनके लिए सबसे बड़ी चिंता रहा था, लेकिन योचू के पास पहले से ही काम का पहाड़ लगा हुआ था। उसने शांत स्वर में आदेश दिया, वहाँ नजर रखो, जब तक हम देख रहे हैं वो कोई बड़ी हरकत नहीं करेंगे। मैं जैसे ही घर पहुंचा सीधे उसके कमरे की तरफ भागा, लेकिन पूरे कमरे में ढूंढने के बाद भी योचू कहीं दिखाई नहीं दी। तभी मेरी नजर एक अनजान लड़की पर पड़ी जो स्टडी रूम के बाहर पहरा दे रही थी। मैं अंदर जाने ही वाला था कि उसने हाथ फैलाकर मुझे रोक लिया। मैडम मीटिंग में है, बिना इजाजत किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैंने आंखें बड़ी कर ली, मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी मैडम का सबसे प्यारा बेबी हूँ। सू न्यान्यू ने भौहें सिकोड़ ली। मैडम कभी किसी के करीब नहीं आती। ये बेबी वाली कहानी कहाँ से आ गई? ये ड्रामा कहीं और करना, निकलो यहाँ से। मैंने गुस्से में कमर पे हाथ रख लिया और कमरे के अंदर जोर से चिल्लाया, योचू तुम्हारा बेबी वापस आ गया है, जल्दी बाहर आओ। सू न्यान्यू मुझे रोकने ही वाली थी कि तभी दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। बाहर का शोर सुनकर योचू खुद बाहर आ गई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो तेजी से मेरी तरफ चली आई और बिना कुछ सोचे मुझे अपनी बाहों में भर लिया। जान, मैं यही हूँ। ये देखकर सू न्यान्यू पूरी तरह हैरान रह गई, लेकिन शू यान तो कह रही थी कि चेयरमैन के आसपास कभी कोई आदमी नहीं रहा, तो फिर ये उनकी बाहों में कौन है? योचू ने ठंडी नजरों से सू न्यान्यू की तरफ देखा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। भैया मेरे सबसे कीमती इंसान है, ये बात हमेशा याद रखना। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने स्टडी रूम में ले गई। जैसे ही हम कमरे के अंदर पहुंचे, मैंने बिना एक सेकंड गंवाए उसे दरवाजे से टिकाकर रोक लिया। योचू, क्या तुमने अपने छोटे बेबी को मिस किया? वो दरवाजे से टिककर हल्के से मुस्कुराई। उसने प्यार से मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई और झुककर मुझे किस करने लगी, लेकिन इस बार मैं जानबूझकर थोड़ा पीछे हट गया। मेरी नजर उसकी टेबल पर पड़ी जहाँ फाइलों का ढेर लगा हुआ था। मैं अपनी वजह से उसका काम और नहीं रोकना चाहता था। योचू ने तुरंत मेरा पीछे हटना महसूस कर लिया। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी उतर आई। भैया क्या अब तुम्हें मुझसे नफरत होने लगी है, या फिर तुम्हारे दिल में अभी भी ल्यू रुयान ही बसी हुई है? बाद में मैंने नाराज बैठी योचू को प्यार से मनाया और उससे वादा किया कि रात को मैं उसे अच्छे से प्यार करूंगा। तब जाकर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ धीमे से कहा, ठीक है। मैं चुपचाप उसके पास बैठ गया। उसे काम करते देख मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक पोस्ट डाल दी। काम करते वक्त मेरी गर्ल सबसे खूबसूरत लगती है, लेकिन मैं सोफे पर बैठा ही था कि कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मुझे क्या पता था कि योचू मुझे चैन से सोते हुए देख रही थी। वो धीरे धीरे उठी, मानो किसी अनमोल खजाने को संभाल रही हो। उसने मुझे बहुत प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया, मुझे बेडरूम में ले जाकर आराम से सुला दिया, कंबल ओढ़ाया और मेरे माथे पर हल्का सा किस भी किया। जब मेरी दोबारा आंख खुली तो रात के 1 बज चुके थे। मैंने बगल में हाथ रखा, बिस्तर पूरी तरह ठंडा था। मैं समझ गया कि योचू अभी भी काम कर रही है। तभी मुझे पिछली जिंदगी की एक बात याद आई। मैं हमेशा सर्दियों में उसे ठंडा पानी दिया करता था और उसी वजह से उसे गंभीर पेट की बीमारी हो गई थी। इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराने वाला था। मैं तुरंत उठकर किचन में चला गया। सामने ढेर सारी सामग्री रखी थी। मैंने जल्दी से गैस जलाई और उसके लिए गर्मा गर्म टमाटर एग नूडल्स बना दिए। खाना बनाते वक्त मेरे हाथ पर फफोले पड़ गए, लेकिन मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बल्कि लगा कि ये सब करना पूरी तरह वर्थ था। मैं नूडल्स लेकर स्टडी रूम की तरफ गया। रास्ते में मैंने दूसरी असिस्टेंट लिंगियाओ से कहा, कढ़ाई में तुम्हारे लिए भी बनाया है, जाकर गरम गरम खा लो। फिर मैं नूडल्स लेकर कमरे के अंदर चला गया। योचू ने जैसे ही मुझे देखा, मैं मुस्कुराते हुए बोला, मेरे हाथ के टमाटर एग नूडल्स दुनिया के बेस्ट हैं। जैसे ही उसने चॉपस्टिक उठाई, तभी शू यान अचानक दौड़ती हुई आई। उसने पूरी नूडल्स की कटोरी जमीन पर गिरा दी। कांच के टुकड़े, नूडल्स और सूप पूरे फर्श पर फैल गए। वो जोर से चिल्लाई, इस खाने में जहर हो सकता है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे जम गया। मैंने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ सोचे नीचे बैठ गया और जमीन पर गिरे नूडल्स उठाने लगा। मैं साबित करना चाहता था कि खाना बिल्कुल सुरक्षित है। तभी योचू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरानी से उसे देखने लगा। उसने मेरी उंगलियां, जिन पर सूप और धूल लगी हुई थी, सीधे अपने मुंह में रख ली। वो ऐसे खा रही थी जैसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज हो। मैं घबरा गया। योचू, ये गंदा है। वो प्यार से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। जो खाना मेरे भाई ने बनाया हो वो कभी गंदा नहीं हो सकता। मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दिल दर्द से भर गया। योचू, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने टिश्यू से उसकी उंगलियां धीरे धीरे साफ की। कढ़ाई में अभी और नूडल्स हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, योचू के चेहरे की सारी नरमी गायब हो गई। उसकी जगह बर्फ जैसी ठंडी नजर आ गई। उसने घबराई हुई शूयान की तरफ देखा और धीरे धीरे कहा, शूयान, आज से तुम बॉर्डर पर तैनात रहोगी। यहाँ अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। शूयान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन योचू ने उसे रोक दिया। और सुनो, याद रखना, मुगे मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। अब जा सकती हो। ये सुनते ही शूयान का चेहरा उतर गया। उधर मैं नए नूडल्स लेकर वापस आया तो देखा कि लिंगियाओ बड़े मजे से डकार ले रही थी। दरअसल जो एक्स्ट्रा नूडल्स मैंने उसके लिए बनाए थे वो सब खत्म कर चुकी थी। मैंने फिर से नूडल्स बनाकर योचू के पास पहुंचाया। तब तक फर्श पूरी तरह साफ हो चुका था और शूयान भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने देखा कि योचू काफी देर से उसी फाइल को देख रही थी, लेकिन एक भी पन्ना नहीं पलटा था। मैं समझ गया कि वो अभी भी उसी बात के बारे में सोच रही है। योचू, पहले खाना खा लो। वो होश में आई और गर्मा गर्म नूडल्स खाने लगी। मैं दोनों हाथों पर ठुड्डी टिकाकर उसे देखता रहा। कैसा बना है मेरी बड़ी बेबी? उसने एक कौर निगला और मुस्कुराकर बोली, बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मेरा दिल धक से रह गया। लेकिन क्या? उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। लेकिन असली बेबी तो तुम हो। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। दिल खुशी से भर गया। मैंने उसके हाथों की तरफ देखा। सालों की लड़ाइयों ने उन पर मोटे मोटे छाले छोड़ दिए थे। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। अब से मैं हमेशा अच्छा बच्चा बनूंगा और तुम मुझे हमेशा भैया या बेबी कहकर बुलाना, ठीक है? तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी नजर मेरे हाथ पर पड़े जलने के निशानों पर टिक गई। वो भौं चढ़ाकर बोली, ये कैसे हुआ? दवा भी नहीं लगाई? मैं घबरा गया। मैं भूल गया था। ज्यादा
ज्यादा दर्द नहीं है। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो मुझे दवा के पास ले गई और बहुत सावधानी से मरहम लगाने लगी। मुझे महसूस हुआ कि वो सच में नाराज है, तो मैं तुरंत उसके पास झुक गया। योचू, एक किस मिलेगा? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप पट्टी बांधती रही। आखिर मैंने खुद ही पहल की। मैंने उसके ठंडे मुलायम होठों पर हल्का सा किस कर दिया और अगले ही पल उसने मेरे किस का जोरदार जवाब दिया। एक हाथ से उसने मेरी कमर कसकर पकड़ ली और दूसरे हाथ से मेरे घायल हाथ को बहुत संभाल कर थाम लिया। वो मुझे इतने प्यार से किस करने लगी कि मैं पूरी तरह खो गया। काफी देर बाद तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। मेरे शर्माए हुए चेहरे को देखकर वो चुपके से मुस्कुराने लगी। तुम बहुत बदमाश हो, ऊपर से हंस भी रही हो। मैंने नकली गुस्से में उसके सीने पर हल्के से 2 मुक्के मारे और शर्मा कर सीधे बाथरूम में भाग गया। लेकिन जब मैं नहाकर बाहर आया तो देखा कि कमरे में कोई नहीं था। ये लड़की भी ना फिर से मुझसे अलग कमरे में सोने चली गई। मैंने तुरंत अपना तकिया उठाया और गुस्से में उसके कमरे का दरवाजा खोल दिया। सीधे कंबल उठाकर उसकी बाहों में घुस गया। मैंने अपना चेहरा कंबल में छिपा लिया और रूठे हुए अंदाज में बोला, योचू बहुत बुरी है, अपने छोटे बेबी को अकेला छोड़ दिया। उसने प्यार से मेरी पीठ थपथपाई और धीरे से बोली, गुड बॉय, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, बस कुछ फाइलें अभी बाकी हैं, तुम पहले आराम से सो जाओ। लेकिन मैं उसकी बात मानने वाला नहीं था। मैंने सोने का नाटक शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो मुझे लगा वो फिर से फाइलें पढ़ने लगी हैं। मैं अचानक उठ बैठा और दोनों हाथ फैलाकर जोर से चिल्लाया। उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल शांत होकर मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। मैं सो रहा हूँ। मैं फिर से लेट गया और जानबूझकर जोर से बोला, योचू का छोटा बेबी अब सोने जा रहा है। मैं उससे एक किस मांगने ही वाला था कि उसने खुद झुककर मेरे माथे पर हल्का सा किस कर दिया। उस पल मुझे लगा इस जन्म में योचू से प्यार कर पाना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। सच में ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मैं यूं ही फोन चला रहा था, तभी अचानक स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया और मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैसेज लियू रुयान का था, आज दोपहर हमारी सगाई है, भूलना मत। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं तो वैसे भी मौका ढूंढ रहा था और अब मौका खुद मेरे पास चला आया था। मैंने तुरंत जवाब भेजा, जरूर, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। अगले ही पल मैं तैयार होने लगा, सबसे बढ़िया परफ्यूम लगाया और पूरा प्लान बनाकर बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचा, सामने पसीने से भीगी हुई योचू खड़ी थी। उसने मुझे इतनी सज धज कर देखा कि उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। कहाँ जा रहे हो? मैंने बस इतना कहा, लियू रुयान के पास। और अगले ही पल उसने मुझे सीधे अपने कंधे पर उठा लिया और बिना कुछ बोले ऊपर जाने लगी। मैं उसके कंधे पर हिलता डुलता चिल्लाया, मैं सगाई तोड़ने जा रहा हूँ, सिर्फ रिश्ता खत्म करने। ये सुनते ही वो अचानक रुक गई। उसने मुझे नीचे उतारा और गंभीर नजरों से देखने लगी। वो सगाई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से हिलाते हुए बोला, योचू, मुझे पता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि हम पूरी दुनिया के सामने साथ हों। और वैसे भी मैं लियू रुयान को सबक सिखाना चाहता हूँ। अपने छोटे बेबी को ये मौका दे दो ना। वो कुछ देर चुप रही, फिर सिर्फ 3 शब्द बोली, मुझे धोखा मत देना। मैंने तुरंत कहा, कभी नहीं। उसकी इजाजत मिलते ही मैं धीरे धीरे उसके पास से निकलने लगा। इतना सावधान था कि सांस तक धीरे ले रहा था। दरवाजे तक पहुंचकर मैं पलटा और मुस्कुराकर बोला, योचू, मैं चलता हूँ, अच्छे से मेरा इंतजार करना। बस मेरी यही बात सुनकर उसके चेहरे की सारी उदासी गायब हो गई। लेकिन यूलोंग बे इलाका शहर से काफी दूर था। मैं टैक्सी के लिए परेशान हो रहा था, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। तभी मेरी नजर लिंगियाओ पर पड़ी। मैं बिना सोचे उसकी कार की पिछली सीट पर बैठ गया। जल्दी चलो, बाय मेंशन। लिंगियाओ को जल्दी थी, फिर भी उसने आदर से कहा, जी सर। कार तेजी से मंजिल की तरफ दौड़ पड़ी। खिड़की से बाहर पुराने शाही बंगले के साथ मिलकर मेरी माँ को खत्म कर दिया। ये सब कभी मेरी माँ की जायदाद हुआ करती थी, जो उन्हें नाना जी से मिली थी। लेकिन मेरे पिता मुदेजू ने मेरी माँ की सारी दौलत हड़प ली। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। इस बार जो कुछ मेरा है वो सब मैं वापस लेकर रहूंगा। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, आंगन साफ करते एक आदमी पर मेरी नजर पड़ी। मेरी आंखें तुरंत भर आईं। वो झाओ अंकल थे, माँ के जाने के बाद जिन्होंने हमेशा मेरी देखभाल की थी। बड़े मालिक। खाकी, आप वापस आ ही गए। मैं दौड़कर उनसे लिपट गया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। झाओ अंकल, मुझे आपकी बहुत याद आई। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, भैया आप वापस कैसे आ गए? जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरे छोटे भाई मुयांग चुआन का चेहरा उतर गया। वो पूरा बन ठनकर तैयार बैठा था। उसका प्लान तो मुझे देखने के बहाने योचू को पटाने का था, लेकिन उसे क्या पता था कि मुझे खुद योचू की असिस्टेंट घर छोड़ने आई थी और मैं पूरे रास्ते उसे प्यार से योचू कहकर बुला रहा था। ये देखकर मुयांग चुआन वहीं का वहीं सन्न रह गया, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैं सीधे अंदर चला गया। जैसा मैंने सोचा था, मेरे पक्षपाती माँ बाप भी वहीं बैठे थे। मुझे देखते ही दोनों चौंक गए। आखिर पिछली बार मेरी वजह से ही उन्हें शेन परिवार से 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसका पूरा फायदा उन्होंने उठाया था। लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहते थे कि मैं लियू परिवार में घर जमाई बन जाऊं, ताकि उनका लाडला बेटा मुयांग चुआन योचू से शादी करके शेन परिवार में घुस सके। मेरे पिता मुदेजू नकली मुस्कान के साथ बोले, बेटा आ गए, पहले बता तो देते। मेरी सौतेली माँ ली आन भी तुरंत मेरा हाथ पकड़कर बोली, बेटा बहुत दिनों बाद आए हो। मैं मन ही मन हंस पड़ा। अगर मुझे पिछला जन्म याद न होता तो शायद मैं आज भी इस औरत की एक्टिंग पर भरोसा कर लेता। आखिर पिछली जिंदगी में इसी ने मुझे जिंदा जलाकर मार डाला था। लेकिन अगले ही पल मेरी बात सुनकर तीनों के होश उड़ गए। मैं आज यहाँ सगाई तोड़ने आया हूँ। मैं थोड़ा रुका, उनके हैरान चेहरों को देखा, फिर एक और बम फोड़ा। माँ पापा, आप लोग तो हमेशा चाहते थे कि मैं योचू के साथ रहूं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब उसके साथ अच्छी जिंदगी बिताना चाहता हूँ।
हूँ। मेरी बात खत्म होते ही ली यान का चेहरा पूरी तरह जम गया। ये तो उनके प्लान में था ही नहीं। वहीं मुयांग चुआन घबरा कर चिल्ला उठा, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो पूरा प्लान बना रखा था कि वो योचू से शादी करेगा और मैं लियू रुआन से। अब सब कुछ उल्टा कैसे हो सकता था? लेकिन मैं पहले से जानता था कि उसकी नजर बहुत पहले से मेरी योचू पर थी। मैंने ली यान का हाथ झटक दिया और धीरे धीरे मुयांग चुआन की तरफ बढ़ा। मेरी नजरें किसी चाकू से भी ज्यादा तेज थीं। क्या हुआ छोटे भाई, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है या फिर तुम्हें मेरी योचू पसंद आ गई है? मेरी एक बात सुनकर ही वो डर के मारे पीछे हट गया और मदद के लिए ली यान की तरफ देखने लगा। तभी मेरे पिता ने गला साफ किया, बेटा लियू परिवार से रिश्ता तय हो चुका है, अब पीछे कैसे हट सकते हैं? पीछे हट सकते हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराया। उन्होंने सिर्फ मुंह परिवार से रिश्ता तय किया था। ये कब कहा था कि किस बेटे से? हो सकता है छोटे भाई को ही लियू रुआन पसंद हो। मुझे नहीं, मैं उसे कभी पसंद नहीं कर सकता। मुयांग चुआन तुरंत सफाई देने लगा। मैं बस मुस्कुरा दिया क्योंकि सच तो मुझे पहले से पता था। वो कभी मानने वाला नहीं था, जबकि वो और लियू रुआन पहले से ही छुपकर मिल रहे थे और मेरे पास उनकी सारी तस्वीरें मौजूद थीं जो प्राइवेट डिटेक्टिव ने खींची थीं। मैंने उनसे और बहस करना बेकार समझा और सीधा असली सवाल पूछ दिया, माँ पापा बताइए, लियू रुआन को नाराज करना ठीक रहेगा या फिर योचू को? मेरा सवाल सुनते ही तीनों की बोलती बंद हो गई। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो लोग इतनी आसानी से सगाई रद्द नहीं करेंगे, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना। ठीक है, तो आज रात सगाई की रस्म पहले की तरह होगी। इतना कहकर मैं मुड़ गया। मैं पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे मेरा कमरा अभी भी दूसरी मंजिल पे पहला वाला ही है ना? मुझे पहले से पता था कि मेरा कमरा मुयांग चुआन ने कब्जा लिया है। जैसा सोचा था वो तुरंत बोल पड़ा, भैया वो तो अब मेरा कमरा है, आपका कमरा तो। लेकिन मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैंने हैरान बनने का नाटक किया, क्या वो कमरा तो नाना जी ने खास मेरे लिए बनवाया था? तुम उसमें कैसे रहने लगे? जैसे ही नाना जी का नाम आया पापा का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें आज भी नाना जी से नफरत थी क्योंकि उन्होंने कभी उन्हें सिर पर नहीं चढ़ाया था, लेकिन अभी उन्हें मुझसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर साइन करवाने थे, इसलिए गुस्सा पी गए और सीधे बोले, कमरा खाली करो, वो तुम्हारे बड़े भाई का है। ली यान अपने बेटे के लिए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पापा की एक नजर देखकर चुप हो गई। मुयांग चुआन फिर भी जिद करने लगा, पापा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पापा बिना पीछे देखे वहां से चले गए। अब कमरे में सिर्फ हम 3 लोग बचे थे। मुयांग चुआन ने तुरंत बेचारा बनने की एक्टिंग शुरू कर दी। पहले मैं उसकी इस चाल में आ जाता था, लेकिन इस बार मैंने उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। मैंने सीधे मैनेजर झाओ अंकल से कहा, झाओ अंकल, पापा ने जो कहा है वही कीजिए, कमरा भी खाली कराइए। मुयांग चुआन घबरा गया, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। चीजें? अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा हाँ छोटे भाई, जो महंगी घड़ियां मैंने तुम्हें दिलवाई थी और वो कार भी, उन सबके पैसे योचू ने दिए थे। अब जब आज हमारी सगाई होने वाली है तो उसका पैसा खर्च करना ठीक नहीं होगा। बेहतर होगा सब बेचकर उसके पैसे लौटा दिए जाएं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुयांग चुआन वहीं जमीन पर बैठ गया। आखिर वो सारी चीजें उसकी जान थी। मैंने मासूम बनने का नाटक किया, लेकिन मेरी नजरें सीधे ली यान पर टिकी थी। छोटे भाई, मैं ये सब हमारे परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर योचू का पैसा वापस नहीं किया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। चालाक ली यान तुरंत मेरी बात समझ गई। ये साफ साफ धमकी थी कि अगर सामान वापस नहीं किया तो सगाई भी भूल जाओ। आखिरकार उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है सब वापस कर देंगे, लेकिन मुझे पहले से पता था कि वो लोग कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे, इसलिए मैंने तुरंत अपनी जेब से एक हिसाब किताब की लिस्ट निकाल ली। ठीक है माँ, मेरे पास हर चीज का पूरा हिसाब है। छोटे भाई ने क्या क्या खरीदा था सब रिकॉर्ड में है। अगर कोई कमी होगी तो मैं अपनी जेब से पूरी कर दूंगा। ये सुनते ही ली यान का चेहरा बिल्कुल उतर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया, आप तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना। मुयांग चुआन पूरी तरह टूट गया। वो मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगा, लेकिन मैंने बस ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में जरा भी रहम नहीं था। थोड़ी ही देर में रिकवरी कंपनी के लोग घर पहुंच गए। उन्होंने लिस्ट के हिसाब से एक एक सामान गिनना शुरू कर दिया। ऊपर से मुयांग चुआन की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगी और मैं नीचे आराम से बैठकर चाय पीता रहा, मानो इस सब से मेरा कोई लेना देना ही ना हो। कुछ ही देर बाद मेरे अकाउंट में पूरे 1,30,00,000 युआन ट्रांसफर हो गए। मोबाइल की स्क्रीन पर वो रकम देखकर मैं खुद पर हंस पड़ा। मैं पहले कितना बेवकूफ था, इतने सारे पैसे उनसे लुटवा दिए। और मेरी योचू, वो तो मुझे बिना किसी शर्त के प्यार करती थी। उसने तो मुझे अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड तक दे रखा था। उसी समय मुयांग चुआन कांपते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने अब पुराने और सिकड़े हुए कपड़े पहन रखे थे। उसकी सारी शानो शौकत गायब हो चुकी थी। आंखें लाल थीं, चेहरा पूरी तरह मुरझाया हुआ था। जब हम एक दूसरे के पास से गुजरे तो उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैं मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ छोटे भाई, खुश नहीं हो? उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ना नहीं भैया। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे ऊपर चला गया। मैं वापस अपने कमरे में पहुंचा, दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक लगा दिया। लेकिन इस कमरे में अब पहले जैसी गर्माहट नहीं बची थी। मुझे बचपन का वो दिन याद आने लगा जब माँ मुझे गोद में उठाकर घुमाती थी और नाना जी पास बैठकर मुस्कुराते थे। लेकिन अब इस कमरे में सिर्फ मैं अकेला रह गया था। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैंने खुद से वादा किया कि माँ और नाना जी की मौत कोई हादसा नहीं थी और सच सामने लाने के लिए मुझे मजबूत बनना होगा। मैं खाली बिस्तर पर बैठ गया। मेरा मन पूरी तरह उदास हो गया। फिर बिना एक पल सोचे मैंने अभी अभी मिले पूरे 1,30,00,000 योचू के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उधर उसी समय योचू एक अहम मीटिंग में थी। अचानक उसके फोन से नोटिफिकेशन की आवाज आई, जिससे पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। उसने फोन निकाला और देखा कि 1,30,00,000 उसके अकाउंट में आए हैं। भेजने वाला मैं था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। पूरे कमरे का माहौल एकदम ठंडा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या मुगे पैसों से मुझसे दूरी बनाना चाहता है? तभी मेरा मैसेज उसके फोन पर आया, सुनो योचू, ये पैसे मैंने मुयांग चुआन से वापस लिए हैं। मेरी प्यारी योचू ने इतनी मेहनत से कमाए हैं, उन्हें कोई दूसरा आदमी कैसे खर्च कर सकता है? ये पढ़ते ही उसके चेहरे की सारी उदासी गायब हो गई। पास खड़ी लिंग्याओ भी हैरान रह गई। योचू ने काफी देर सोचने के बाद बस एक शब्द
टाइप किया। ठीक। उसका जवाब देखकर मैं झटके से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। ये लकड़ी की तरह सीधी लड़की भी ना जरा भी रोमांटिक नहीं है। मैंने तुरंत रोने वाला एक मैसेज भेजा। लगता है योचू अब अपने छोटे बेबी से प्यार नहीं करती। उधर योचू फोन की स्क्रीन देखकर चुप रह गई। उसे पिछली बार की बात याद आ गई जब कम मैसेज भेजने पर मैं उससे रूठ गया था। वो बार बार कुछ टाइप करती फिर मिटा देती। मेरे फोन पर बार बार टाइपिंग दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके लिखा, बेबी मत रो, मेरी बात मानो। ये पढ़ते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने तुरंत 2 शब्द भेजे, योचू प्यार से। अगले ही पल उसका जवाब भी आ गया, प्यार से। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और नीचे बैठे सभी सीनियर अधिकारी घबरा गए। उन्हें लगा उनकी लेडी डेविल बॉस अब कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। मैंने फोन एक तरफ रख दिया। मेरी आंखों में फिर से दृढ़ता लौट आई। अब मेरे अगले कदम का पूरा प्लान तैयार था। आज रात होने वाली सगाई की पार्टी लियू रुआन जरूर अटेंड करेगी। हालांकि मेरे पास उसके गैर कानूनी सौदे के सबूत थे, लेकिन सिर्फ उनसे उसे पूरी तरह बर्बाद नहीं किया जा सकता था। ऐसे में मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। आज रात मेरी सगाई होने वाली थी, लेकिन मैं तो बस एक मोहरा बनकर रह गया था। मेरी मंगेतर लियू रुआन असल में सिर्फ मेरे नाना जी की छोड़ी हुई अरबों की संपत्ति चाहती थी। वो आज भी मुझे उसी बेवकूफ लड़के की तरह समझती थी जो उसके पीछे पीछे घूमकर सिर्फ दीदी दीदी कहा करता था। तभी पापा ने मुझे घूर कर देखा। मजबूर होकर मुझे स्टेज पर जाना पड़ा। मैंने अनजाने में लियू रुआन का बढ़ा हुआ हाथ नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अगले ही पल वो मेहमानों की तरफ मुड़ी और हमारे बचपन के प्यार की एक झूठी कहानी सुनाने लगी। उसकी बातें सुनकर मुझे घिन आने लगी। मैं सोच ही रहा था कि यहाँ से कैसे निकलूं। तभी मेरी नजर भीड़ के पीछे पड़ी। वहाँ एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। अरे ये तो लिंग्याओ है, तो इसका मतलब मेरी आचू भी यहीं आई है। उसी समय लियू रुआन ने माइक मेरी तरफ बढ़ाया। अब मैं अपने होने वाले पति को बोलने का मौका देती हूँ। मैंने माइक हाथ में लिया। मेरी मुट्ठियां कस गईं और मैंने पूरी हिम्मत जुटाई। अगले ही पल सबके सामने मैंने साफ साफ कह दिया, मैं इस सगाई को स्वीकार नहीं करता। मैं मिस लियू से प्यार नहीं करता जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो अभी इसी हॉल में मौजूद है। मैं मुगे इस जिंदगी में सिर्फ उसी से शादी करूंगा। इतना सुनते ही सबकी नजरें एक साथ लिंग्याओ पर टिक गईं, लेकिन वो तुरंत एक तरफ हट गई और फिर पूरे हॉल की नजरें उसके पीछे खड़ी महान शेन योचू पर जाकर रुक गईं। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबके मन में एक ही बात थी, क्या मुगे पागल हो गया है? उसने सबके सामने शेन योचू को प्रपोज कर दिया। क्या उसे अपनी जान की परवाह नहीं? लेकिन अगले ही पल शेन योचू ने जो किया उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। वो सचमुच सबके सामने मेरी तरफ चल पड़ी। तभी लियू रुआन का सब्र टूट गया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और चीख कर बोली, मुगे क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मेरी कलाई में तेज दर्द होने लगा। उसी पल अचानक कोई मुझे पीछे से अपनी मजबूत और गर्म बाहों में समेट लिया। शेन योचू की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसके पूरे शरीर से खतरनाक आभा निकल रही थी। वो सीधे लियू रुआन को घूर रही थी। हाथ छोड़ो। लियू रुआन उसकी मौजूदगी से डर गई, फिर भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तभी शेन योचू की नजर मेरी कलाई पर पड़े लाल निशानों पर गई। उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। उसने बहुत प्यार से मेरी कलाई थामी और धीरे से पूछा, बहुत दर्द हो रहा है? असल में इतना दर्द नहीं था, लेकिन मैंने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, हाँ बहुत दर्द हो रहा है। अगले ही पल मैं मुड़कर सीधा उसकी बाहों में छिप गया। अपना चेहरा उसके सीने से रगड़ते हुए बोला, आचू इसने मुझे परेशान किया है, मेरे लिए इसका बदला लोगी ना? शेन योचू की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने मेरे बालों पर हाथ फेरा और ठंडे स्वर में कहा, लिंग्याओ इसे ले जाओ। जी मैडम। लियू रुआन कुछ समझ पाती उससे पहले ही लिंग्याओ ने उसे पकड़कर जमीन पर दबोच दिया। लियू परिवार के लोग घबराकर रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने सारा दोष मुझ पर डालना शुरू कर दिया। बेटा तुम हमें ऐसे कैसे मरने के लिए छोड़ सकते हो? क्या तुम पूरे लियू परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? मैंने उनकी बातें अनसुनी कर दी, लेकिन तभी मेरी नजर मुयांगचुआन पर पड़ी। वो मेरी आचू को लालच भरी नजरों से घूर रहा था। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं तुरंत पंजों के बल उठा और शेन योचू के होंठों के किनारे एक हल्का सा किस कर दिया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया, यहाँ तक कि मुयांगचुआन भी मुस्कुराने लगा। उसे पूरा यकीन था कि शेन योचू अब मुझ पर गुस्सा करेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उसने मेरे सिर के पीछे हाथ रखा और खुद मुझे गहराई से चूम लिया। उसका किस लंबा और बेहद अधिकार भरा था। जब तक मेरी सांसें नहीं फूल गईं, तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। मैं शर्म से लाल हो गया और हल्के से उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोला, सब लोग देख रहे हैं। वो बस मुस्कुराई। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं कि देख सके। मैंने मुड़कर देखा। सचमुच हॉल में मौजूद हर इंसान सिर झुकाकर खड़ा था। मैं मुस्कुरा दिया और जोर से बोला, अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो हम अब चलते हैं। तभी मुयांगचुआन ने मुझे आवाज दी, भैया सगाई तो आप ही करना चाहते थे। मिस शेन अगर आप जैसे आदमी से शादी करेंगी तो उनकी इज्जत पर दाग लग जाएगा। इतना कहकर उसने जानबूझकर अपनी शर्ट के 2 बटन खोल दिए और शेन योचू के पास जाकर बोला, अगर शादी करनी ही है तो किसी नरम दिल और समझदार इंसान से करनी चाहिए, जैसे मुझसे। मैं उसे जवाब देने ही वाला था, लेकिन शेन योचू ने मेरा हाथ हल्के से दबाकर मुझे शांत किया। उसने अपने पतले होंठ खोले और बर्फ जैसे ठंडे स्वर में सिर्फ 6 शब्द कहे, मुझे कूड़ा कचरा पसंद नहीं। मुयांगचुआन अभी भी वहीं सदमे में खड़ा था और शेन योचू मुझे अपनी बाहों में लेकर मुड़ गई। जाने से पहले उसने लिंग्याओ की तरफ बस एक इशारा किया। अगले ही पल बैंक्वेट हॉल की बड़ी स्क्रीन अचानक जल उठी। उस पर होटल का एक बेहद निजी वीडियो चलने लगा, वो भी पूरी HD क्वालिटी में। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। वीडियो में दिख रहा आदमी कोई और नहीं बल्कि मुयांगचुआन था, जिसका चेहरा अब गुस्से से काला पड़ चुका था, और उसके साथ दिख रही औरत वही लियू रुआन थी, जिसे अभी भी जमीन पर दबोच कर रखा गया था। मुयांगचुआन का चेहरा पल भर में डर और गुस्से से विकृत हो गया। वो पागलों की तरह स्क्रीन की तरफ दौड़ पड़ा और पूरा हॉल
अफरा तफरी में बदल गया। मैंने वो शर्मनाक आवाजें सुनी तो जिज्ञासा में पीछे मुड़कर देखने ही वाला था, लेकिन शेन योचू ने तुरंत मेरा सिर अपनी बाहों में छिपा लिया। फिर उसने मेरे कान के पास धीमी लेकिन हुक्म भरी आवाज में कहा, अच्छे बच्चे बनो, गंदी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। मैं चुपचाप शेन योचू के साथ बाहर खड़ी उस कार में बैठ गया जो पहले से ही हमारा इंतजार कर रही थी। शेन योचू ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और सीट से टिक कर बैठी थी। मैं उसकी बाहों में था। तभी मैंने धीरे से पूछा, आचू तुम यहाँ कैसे आ गई? उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो आराम से बोली, अपनी नटखट जंगली बिल्ली को पकड़ने आई हूँ। मैंने तुरंत मुंह फुला लिया। मैंने क्या किया? मैं तो बिल्कुल अच्छे बच्चे जैसा हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और थकी हुई आंखों से मुझे देखते हुए बोली, बेबी जो वादा तुमने मुझसे किया था वो अब भी कायम है ना? मैं समझ गया कि वो किस वादे की बात कर रही है, लेकिन मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा, कौन सा वादा? उसकी नजरें अचानक बहुत गंभीर हो गईं। सिर्फ मुझसे प्यार करोगे और सिर्फ मुझसे ही शादी करोगे? यही वो वादा था जिसने कभी उसके दिल को छू लिया था। मैंने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और उसके माथे पर प्यार से एक किस किया। बिल्कुल कायम है। मैं तो तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। रूंधे हुए गले से उसने कहा, बेबी मुझे धोखा मत देना, अगर देना भी तो पूरी जिंदगी देना, ठीक है? उसकी बात सुनकर मेरा दिल कस गया। मैंने उसे प्यार से समझाया, आचू तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसने भर्राई आवाज में बस इतना कहा, ठीक है। कुछ ही देर में कार यूलोंग बेविला पहुंच गई। मैं जल्दी से कार से उतरा और उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर भाग गया। अंदर जाते ही मैं सोफे पर ढेर हो गया। शेन योचू भी मेरे बगल में बैठ गई। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। गहरी सांस लेकर बोला, आचू पता है अगर तुम थोड़ी भी देर से आती तो मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या करता। मेरे पास तो बस कुछ धुंधली तस्वीरें थी, उनसे कुछ साबित नहीं होता। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने इनाम की तरह उसके गाल पर एक किस कर दिया। मेरी आचू तो सच में किसी फरिश्ते से कम नहीं है। मेरी धुंधली तस्वीरों की जगह तुमने सीधे HD सबूत ला दिए। शेन योचू मुझे प्यार से देखते हुए बोली, बेबी अब से चाहे कैसी भी परेशानी आए हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम्हें अकेले सब कुछ झेलने की जरूरत नहीं। तुम बस मेरे छोटे बेबी बनकर रहो। मैंने खुशी से लगातार सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल वाइफ, तुम बहुत अच्छी हो। ये सुनते ही वो एक पल के लिए ठिठक गई। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। अभी तुमने मुझे क्या कहा? तब मुझे एहसास हुआ, अरे हमारी शादी तो अभी हुई ही नहीं। शायद मैंने जल्दी बोल दिया। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम्हें ये बुलाना पसंद नहीं? उसकी आंखों में प्यार छलकने लगा। वो मुझे देखते हुए बोली, पसंद? मुझे तो बहुत पसंद है। आगे से मुझे ऐसे ही बुलाना, ठीक है? मैंने फिर नखरे दिखाने शुरू कर दिए। अच्छा सोचना पड़ेगा। अभी तो मैंने तुम्हें शादी करके घर भी नहीं लाया। अभी वाला तो बस गलती से निकल गया। मैं इतनी जल्दी खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सू नियन्यू हांफती हुई अंदर आई और एक बुरी खबर लेकर आई। दक्षिण पूर्व एशिया में फिर से हालात बिगड़ गए थे। स्थिति बेहद गंभीर थी और शेन योचू का खुद वहां जाना जरूरी था। ये सुनते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ बिछड़ने का दर्द था। उसने प्यार से मेरे बाल सहलाए। बेबी घर पर अच्छे से मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। मैं अचानक चुप हो गया। मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। इस बार उसका दक्षिण पूर्व एशिया जाना टलने वाला नहीं था, लेकिन वो जगह बेहद खतरनाक थी। पिछले जन्म में वो वहीं मारी गई थी। उस वक्त तो मैं मन ही मन खुश हुआ था। मुझे लगा था कि आखिरकार उस लेडी डेविल से छुटकारा मिल गया। लेकिन कुछ महीनों बाद वो पूरे शरीर पर गोलियों के निशान लेकर वापस लौटी, सिर्फ मेरे लिए। उसने अकेले एक पूरे गैंग का सफाया कर दिया था और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में शांति वापस ले आई थी। ये सब याद आते ही मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसकी बाजू कसकर पकड़ ली। आचू मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। वहाँ बहुत खतरा है। लेकिन उसने सख्त आवाज में मुझे टोक दिया, जिद मत करो, वहाँ खतरा है इसीलिए तुम्हें घर पे रहना होगा। सू नियन्यू भी बोली, अगर आप साथ गए तो सिर्फ बोझ बनेंगे, बेवजह अपनी जान जोखिम में डालेंगे। लेकिन मैं मानने वाला कहाँ था। मैं सीधे शेन योचू की बाहों में घुस गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोते हुए बोला, आचू वाइफ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनूंगा। जब तक तुम साथ हो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन मन ही मन मैंने फैसला कर लिया था, अगर वो मुझे साथ नहीं ले गई तो मैं चुपके से उसके पीछे चला जाऊंगा। शेन योचू मेरी ऐसी मासूम जिद के सामने टिक नहीं पाई। आखिरकार उसका दिल पिघल गया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है लेकिन एक वादा करना होगा। जरा सा भी खतरा हो तो तुरंत मेरे पीछे छिप जाना और खुद को कभी चोट मत लगने देना। मैं तुरंत खुशी से उछल पड़ा और भागकर सामान पैक करने लगा। मुझे डर था कि कहीं वहाँ किसी चीज की कमी न पड़ जाए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा यूलोंग बेविला ही साथ ले जाऊं। यहाँ तक कि मैंने शेन योचू के कपड़े भी बड़े करीने से पैक कर दिए। कुछ देर बाद प्राइवेट जेट की तेज गड़गड़ाहट गूंजी और वो रनवे पर आकर रुक गया। ठीक जहाज में चढ़ने से पहले शेन योचू ने अचानक मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। उसकी नजर बेहद गंभीर थी। बेबी अभी भी पीछे हटना चाहो तो वक्त है। एक बार इस प्लेन में चढ़ गए तो फिर लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन मैंने बिना एक पल गंवाए उसका हाथ और कसकर थाम लिया। मेरी आंखों में पूरा भरोसा था, जो फैसला मैं कर लेता हूँ उससे कभी पीछे नहीं हटता। शेन योचू कुछ सेकंड तक बस मुझे देखती रही। आखिर उसने हल्के से सिर हिला दिया, फिर मुझे अपनी बाहों में कसकर भर लिया और साथ लेकर विमान की सीढ़ियां चढ़ गईं। कुछ ही देर में जोरदार गर्जना के साथ प्राइवेट जेट आसमान की ओर उड़ान भर चुका था और उसकी मंजिल थी दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। कुछ घंटों बाद हमारा विमान दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में उतरता है। आधी रात की ठंडी हवा पूरे इलाके में फैली हुई थी। सैकड़ों एलीट सैनिक पहले से लाइन लगाकर खड़े थे, सबकी कमर सीधी, चेहरे गंभीर। और तभी विमान का दरवाजा खुलता है। अचू मुझे अपनी बाहों में उठाए धीरे धीरे बाहर निकलती है। उसकी दबदबे वाली मौजूदगी देखते ही पूरा माहौल शांत हो जाता है। सभी अधीनस्थ हैरान रह जाते हैं। किसने सोचा था कि हमेशा सख्त फैसले लेने वाली उनकी बॉस अपनी बाहों में एक गहरी नींद में सोए लड़के को लेकर चलेगी। दूर खड़ी शुयान मुझे तुरंत पहचान लेती है। उसके होंठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। ये मूंगे तो सच में बोझ है। इतने खतरनाक मिशन में
आया है, देखना मरेगा भी तो पता नहीं चलेगा। अचू मुझे बड़े प्यार से कमरे के बिस्तर पर लिटा देती है। मेरे माथे पर हल्का सा किस करने के बाद वो जल्दी से बाहर चली जाती है। जब मेरी आंख खुलती है तब सुबह होने लगी थी। मेरे पास कोई नहीं था, चारों तरफ सब कुछ बिल्कुल अनजान और सुनसान था। हरा रंग का बिस्तर, पुराना लकड़ी का पलंग, ठंडी सीमेंट की फर्श और दीवारें भी बिना प्लास्टर के पत्थरों की बनी थी। यकीन ही नहीं होता कि ये अचू का कमरा है। यूलोंग बे की आलीशान हवेली से इसकी कोई तुलना ही नहीं थी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलता हूँ, एक अंधेरे गलियारे से होते हुए नीचे जाने लगता हूँ। सीढ़ियों तक पहुँचते ही मैं किसी से टकरा जाता हूँ। सिर उठाकर देखता हूँ तो सामने छोटे सुनहरे बालों वाला एक आदमी खड़ा था। उसके हाथों पर मोटे मोटे छाले थे। देखते ही लगता था कि उससे पंगा लेना ठीक नहीं। वो मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देख रहा था। मेरा साफ सुथरा चेहरा और मासूम सा रूप इस जगह से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। तभी मेरे पेट से जोर की गुर्राहट सुनाई देती है। वो आदमी पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। ऐसी कौन सी पहचान बताऊं जिससे सामने वाला तुरंत चुप हो जाए? मैं सीना तान कर कहता हूँ, हाय बड़े भैया, मेरा नाम मूगे है, मैं अचू का बॉयफ्रेंड हूँ। इतना सुनते ही वो जोर से हंस पड़ता है। बॉस का बॉयफ्रेंड? लगता है अभी तक नींद नहीं खुली तुम्हारी। वो सिर हिलाते हुए कहता है, छोड़ो ये मजाक, बॉस के आसपास कभी कोई आदमी नहीं रहा, चलो बड़े बेचारे लग रहे हो। मुझे भाई कहा है तो तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, वैसे मेरा नाम जी छिंग है। इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़ लेता है और बिना मेरी बात सुने सीधे कैंटीन की ओर चल पड़ता है। उसके अपनापन से मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगता, उल्टा एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। लेकिन पूरे रास्ते जी छिंग मेरा हाथ पकड़े चलता रहा। सुबह की ट्रेनिंग खत्म करके लौट रहे सैनिक बार बार मेरी तरफ देखने लगे। मेरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। मन कर रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें छिप जाऊं। फिर भी मन ही मन सोच रहा था, चाहे इनकी बॉडी कितनी भी अच्छी हो, मेरे अचू जैसी तो बिल्कुल नहीं। आखिर मैंने खुद महसूस किया है। मुझे इतना शर्माते देखकर जी छिंग हंस पड़ा। अरे छोटे भाई, इतनी शर्म मत करो, हम लोग यहाँ सबको भाई बहन की तरह मानते हैं, ये सब तो रोज का नजारा है। मैं धीरे से बोला, जी ठीक है छिंग भैया। ये सुनकर जी छिंग और भी खुश हो गया। उसे लगा ये लड़का तो बहुत ही सीधा साधा है। थोड़ी ही देर में हम दोनों कैंटीन पहुंच गए। जी छिंग ने मुझे लाइन में खड़ा कर दिया और खुद प्लेटें लेने चला गया। मैं अकेला लाइन में खड़ा था, लेकिन देखते ही देखते सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। कई जवान चुपके चुपके मुझे देखने लगे। उन्होंने हमेशा सख्त लोगों के बीच जिंदगी बिताई थी। मेरे जैसा मासूम और खूबसूरत लड़का उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हर कोई बस मुझे देखता ही रह गया, लेकिन अनुशासन की वजह से कोई आगे नहीं आया। थोड़ी देर बाद जी छिंग प्लेट और चॉपस्टिक लेकर लौट आया। खाना परोसने वाले अंकल मुस्कुराकर बोले, बेटा क्या खाओगे? मैंने देखा ज्यादातर सिर्फ सब्जियां थीं और एकमात्र नॉन वेज में मोटे मोटे मांस के टुकड़े थे। मैंने सोचा कि ये मेहनत करने वालों के ज्यादा काम आएंगे, इसलिए धीरे से बोला, अंकल मुझे बस थोड़ी सी सब्जी दे दीजिए। लेकिन अंकल ने जैसे सुना ही नहीं, सीधे मेरी प्लेट में एक बड़ी करछी भरकर मांस डाल दिया और बोले, अरे बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अच्छा खाना जरूरी है। अपनी प्लेट में मांस का पहाड़ देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। आखिर मुझे इतनी ज्यादा सर्विंग कैसे मिल गई? मैं प्लेट लेकर जी छिंग का इंतजार करने लगा। फिर हम दोनों साथ बैठकर खाने लगे। जी छिंग ने मेरी प्लेट देखी और उसकी आंखें फैल गईं। अपनी प्लेट में पड़े 2-4 टुकड़ों को देखकर वो हंसते हुए बोला, अच्छा दिखने का फायदा तो देखो, अंकल ने भी तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा, यूलोंग बे में इतने स्वादिष्ट खाने खा चुका हूँ, ये मांस किसी जरूरतमंद को मिलना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, छिंग भैया मेरे हिस्से में बहुत ज्यादा आ गया है, थोड़ा आप ले लीजिए। जी छिंग ने समझा कि मैं खाना बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अपनी प्लेट आगे बढ़ा दी। लेकिन अगले ही पल मैंने अपनी प्लेट का सारा मांस उसकी प्लेट में उड़ेल दिया। जी छिंग घबरा गया, अरे अरे छोटे भाई अपने लिए भी थोड़ा रखो, सब मुझे क्यों दे रहे हो? वो वापस करने लगा, लेकिन मैं जिद पे अड़ गया। मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। हम दोनों अचानक रुक गए। तभी जी छिंग ने पलट कर देखा तो पता चला कि जॉ रान कब से सामने वाली सीट पर बैठकर आराम से खाना खाने की तैयारी कर रही थी। जी छिंग गुस्से से फट पड़ा, जू रान तुम्हें शर्म नहीं आती? हम 2 लड़कों के साथ एक ही टेबल पर बैठ गई, लोगों को क्या लगेगा? लेकिन जू रान ने बस एक नजर उसकी तरफ डाली और आराम से खाना खाने लगी। सीट खाली नहीं थी और वैसे भी तुम कोई मासूम लड़के तो हो नहीं। उसकी बात सुनकर जी छिंग की बोलती बंद हो गई। मैंने जल्दी से जी छिंग को शांत किया, फिर जू रान की तरफ देखकर ताना मारा, तुम्हारी लेडी मैनर्स क्या किसी कुत्ते ने खा ली हैं? मेरी बात सुनकर वो नाराज होने के बजाय हल्का सा मुस्कुराई, फिर सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोली, हाय मुझसे शादी करोगे? मैं वहीं का वहीं फ्रीज हो गया, लेकिन जी छिंग पहले ही फट पड़ा, जू रान तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? कोई अच्छा दिखने वाला लड़का दिखा नहीं कि सीधा प्रपोज कर दिया। जू रान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसकी नजरें बस मुझ पर टिकी थी। मैं इतने सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, लेकिन तुम जैसा लड़का कभी नहीं देखा। सीधे बोलती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं हंस पड़ा, सॉरी मेरी गर्लफ्रेंड है और उसका गुस्सा बिल्कुल डेंजरस है। जू रान ने हंसते हुए कहा, नाम बताओ जरा। इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं हैंडल ना कर सकूं। मैंने आराम से चॉपस्टिक्स नीचे रखी। मेरी गर्लफ्रेंड शेन यूचू है, अगर हिम्मत है तो जाकर उससे लड़ लो। मेरी बात सुनते ही जी छिंग का रंग उड़ गया। वो धीरे से मेरे कान में बोला, भाई झूठ भी थोड़ा बिलीवेबल बोल, ये बात तो भूत भी नहीं मानेगा। जॉ रैन भी मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं पागल हूँ। रिजेक्ट करना है तो कोई ढंग का बहाना बना लो। मैं जवाब देने ही वाला था कि पूरा कैफेटेरिया अचानक एकदम शांत हो गया। मैंने पलट कर देखा, अच्छू शेन यूचू अंदर आ चुकी थी। मौका देखते ही मैं तुरंत खड़ा हुआ और जोर से हाथ हिलाया, अच्छू मैं यहाँ हूँ। मेरी आवाज सुनते ही वो सीधे मेरी तरफ चल पड़ी। जी छिंग के हाथ पैर कांपने लगे। अगले ही पल मैं भागकर सीधा अच्छू की बाहों में घुस गया। ठुड्डी उसके कंधे पर रखकर मैंने बच्चे की तरह शिकायत शुरू कर दी, अच्छू तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, मुझे बहुत भूख लगी थी। अगर चिंग जी मुझे खाना खिलाने नहीं लाते तो तुम्हारा एक छोटा सा बेबी भूख से मर जाता। उसकी आंखें तुरंत नरम पड़ गईं। उसने प्यार से मेरे बाल सहलाए। सॉरी बेबी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। तभी जी छिंग घबरा कर खड़ा हो गया, बॉस नमस्ते। शेन यूचू ने बस हल्का सा सिर हिलाया, मेरे हस्बैंड का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। बस इतना सुनना था कि जी छिंग वहीं स्टैचू बन गया। बॉस ने मुझसे बात की, उसके लिए यही पल जिंदगी भर का अचीवमेंट बन गया। मैंने मुस्कुराते हुए शेन यूचू की
बाहों में टिक कर जाओ रान की तरफ देखा। वो अभी भी शौक में जमकर बैठी थी। अच्छू ने मेरी नजर फॉलो की। क्या हुआ बेबी? मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया और जाओ रैन की तरफ देखकर हल्की सी स्मग स्माइल दी। कुछ नहीं अच्छू, तुम बहुत ज्यादा काम करती हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो। उसकी आंखों के नीचे पड़े डार्क सर्कल्स देखकर मेरा दिल भर आया। तभी एक सबऑर्डिनेट दौड़ता हुआ आया। बॉस, दोपहर 2:30 बजे मीटिंग है। मैंने तुरंत टाइम देखा। अरे अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं, इतनी जल्दी फिर मीटिंग? बिल्कुल नहीं। मैंने बिना उसकी बात सुने उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छू चलो, पहले घर चलकर आराम करोगी। रास्ते में मैंने दोनों लंच बॉक्सेस भी उठा लिए। अभी तक तुमने खाना भी नहीं खाया। फिर मैंने पीछे मुड़कर जी शिंग से कहा, किंग जे हम चलते हैं, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर मैं शेन यूचू का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। पूरे रास्ते हर किसी की नजर बस हम दोनों पर थी। बॉस के साथ एक लड़का। ये खबर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी गॉसिप बन चुकी थी। हम अपने छोटे से कमरे में लौट आए। मैंने जल्दी जल्दी खाना टेबल पे लगाया, लेकिन लंच बॉक्स खोलते ही मेरा चेहरा उतर गया। इतना सिंपल खाना? अच्छू को इससे ताकत कैसे मिलेगी? अच्छू मेरे पास आकर धीरे से बोली, क्या हुआ बेबी, खाना पसंद नहीं आया? बाद में मैं तुम्हारे लिए खुद बनाऊंगी। मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी चिंता है। मैं भागकर अपना सूटकेस खोलने लगा। गुड थिंग, मैं पहले से तैयारी करके आया था। मैंने अंदर से ढेर सारे हाई प्रोटीन स्नैक्स निकाले। ये लो, लॉबस्टर जर्की, बॉइल्ड एग्स, सब पैक करके लाया हूँ, जल्दी खाओ। अच्छू मुझे देखती रही। उसकी आंखें प्यार से भर गईं, शायद मुझे खुश करने के लिए। उसने बिना कुछ बोले मेरे लाए हुए सारे स्नैक्स चुपचाप खा लिए। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए बस 5000 लाइक्स करवा दो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आऊंगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।